सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है सेट 40 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। दोस्तों डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप देख करके अपने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में पूंजी उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, स्टील उद्योग, पर्यटन या अतिरिक्त माल उद्योग। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों आज मैंने टोटल जितने भी क्वेश्चन लिए सारे लिए दोस्तों इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भारत में पूंजी उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पूंजी उद्योग का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है स्टील उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है पूंजी उद्योग। ठीक है, तो ये पूंजी उद्योग क्या होता है? तो दोस्तों ये जो पूंजी उद्योग होता है दोस्तों, इसमें बहुत मात्रा में जो पूंजी होता है, जो पैसा होता है, उसका जो निवेश जो है ना, पूंजी निवेश सबसे अधिक होता है। पूंजी निवेश इसमें क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें पूंजी निवेश ज्यादा करने की आवश्यक भी होती है। अर्थात मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मशीनरी एवं आधारिक संरचना में बड़ी मात्रा में यहाँ पर निवेश किया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई फैक्ट्री यहाँ लगाओगे तो आपको यहाँ पर मशीनें बैठानी होगी, पूरा आपका कंस्ट्रक्शन तैयार करना होगा, तो इसमें काफी सारा पैसा जो है इसी तरह से लग जाता है। तो दोस्तों स्टील उद्योग जो है दोस्तों सबसे अच्छा उदाहरण है पूंजी उद्योग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बाधाओं के उन्मूलन को क्या कहते हैं? अब देखो दोस्तों यहाँ पर सरकार द्वारा जो प्रतिबंधों लगाए जाते हैं या बाधाएं के उन्मूलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वैश्वीकरण, निजीकरण, सी उदारीकरण या डी द्विपक्षीय समझौता। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उदारीकरण। सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बाधाओं के उन्मूलन को उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है, उदारीकरण कहने का तात्पर्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था को सरकार द्वारा लगाए गए करों एवं प्रतिबंधों से मुक्त करने को उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनका अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है कौटिल्य का, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन एक है सैन्य व्यवस्था से, बी राजनीतिक व्यवस्था से, या सामाजिक व्यवस्था से, या डी आर्थिक अवधारणाओं से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो पुस्तक था दोस्तों वो था इनके राजनीतिक शासन से संबंधित था। ठीक है, कौटिल्य ने अपने इस पुस्तक में, अर्थशास्त्र के पुस्तक में, राजनीतिक शासन के बारे में पूरे विख्यात करके बताया था। ठीक है, जो कौटिल्य थे विष्णुगुप्त या जो चाणक्य नाम से भी जाने जाते थे। ये भी नाम आपको याद रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना था। तो क्या सुनिश्चित करना था? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है पर्याप्त रोजगार अवसरों का निर्माण करना था, भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का निर्बाध आगमन करना था, या आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना था, या डी क्षेत्रों में संतुलित विकास करना था। यहाँ दोस्तों साफ साफ ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। पूछा जा रहा है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब देखो दोस्तों मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं दोस्तों, तो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों क्षेत्रों में संतुलित विकास। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में संतुलित विकास करना यहाँ पर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन एक टर्म आया औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति। ठीक है, तो ये आखिर क्या होता है? तो दोस्तों हम अगर औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की बात करें तो सरकार के औद्योगिक विकास में जो हस्तक्षेप को दर्शाने वाला एक दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसे औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति कहते हैं। जो सरकार औद्योगिक में विकास कर रही है, जो इंडस्ट्रियल में यहाँ पर डेवलप कर रही है, तो उसमें जब आप इंटरफेयर करोगे और जो डॉक्यूमेंट आप वहां पर ले जाओगे, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है। ये सरकार के नियम एवं नियामकों के बारे में ब्यौरा देती है कि मतलब कि एक तरह से इसको लॉ बुक भी मान सकते हैं कि जो भी कानून का बुक है वो एक तरह से इसे बोल सकते हैं इसको औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति को। ठीक है। अब देखो दोस्तों, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति लाने का मुख्य कारण क्या था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इसके 4 मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ इसके 4 मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के लिए। सबसे पहला, संतुलित प्रादेशिक विकास, मतलब जो भी संतुलित प्रादेशिक विकास है वो हो सकता है। दूसरा बात करें, संतुलित औद्योगिक संरचना। ठीक है। तीसरा, आर्थिक शक्ति को एक जगह एकत्रित होने से रोकने का उपाय। ठीक है, कि सारे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो एक साइड ना हो जाए। जब वो एक साइड हो जाएंगे तो सरकार को इससे कुछ बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सरकार भी चाहती है कि जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं, जितने भी औद्योगिक करने वाले, जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, सारे अलग अलग ही रहे। ठीक है, सभी एक साथ मर्ज ना हो जाए। ठीक है। और चौथा है दोस्तों आप लोगों का तेजी से औद्योगिक का विकास। ये सारे जो 4 पॉइंट बताया दोस्तों मैंने आप लोगों को, ये है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त में वर्णित किया जा सकता है कि यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था होती है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सभी को पता होगा, कई एक बार आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो दोस्तों वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, कि आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ बोला जा रहा है तो इसका मतलब भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ क्षेत्र केवल सरकार के अधीन होते हैं। कुछ जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र सरकार के अधीन है और कौन से क्षेत्र जो है आम लोगों के पास है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ क्षेत्र सरकार के पास हो और कुछ क्षेत्र जो है दोस्तों आम लोगों के पास हो। ठीक है, आम लोगों के पास हो। ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर आम लोगों का मतलब है कि कोई भी लोग नहीं, जैसे कि सरकार और कुछ कुछ व्यक्ति विशेष के पास। ठीक है। अब जैसे दोस्तों हम अगर बात करते हैं यहाँ पर सैन्य, ठीक है, सैन्य सुरक्षा या सुरक्षा क्षेत्र, तो दोस्तों जो सुरक्षा क्षेत्र है वो सरकार के जिम्मे है। चाहे आप डिफेंस में कोई भी देख लो, डीआरडीओ देख लो, नेवी देख लो, एयरफोर्स, वो सरकार के क्षेत्र में है। लेकिन दोस्तों अगर हम आम लोगों के बीच में बात करें, तो जैसे कार का निर्माण हो गया, चाहे निर्माण कार्य हो गया, कार हो गया, तो ये सब जो दोस्तों खाद वाला जो खाना पीना का जो सामान हो गया, वो सारा चीज किसके पास है, तो आम लोगों के पास है। ठीक है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि कुछ हिस्सा जो है वो सरकार के पास है और कुछ जो क्षेत्र है वो आम लोगों के पास है। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है, तो ऑप्शन डी दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन जो है भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। मैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों, ये अस्तित्व में कब आया था, तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दोस्तों ये अस्तित्व में आया था। ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। यहाँ बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर यह बताना है। ऊर्जा उत्पादन, रोड निर्माण, खाद्य उत्पादन, हवाई अड्डा का निर्माण। दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हो जाएगा दोस्तों बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। ऊर्जा उत्पादन, रोड निर्माण और हवाई अड्डा का निर्माण जो है दोस्तों वो बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन खाद्य उत्पादन जो है दोस्तों वो बुनियादी ढांचा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। तो हम यहाँ बात करें बुनियादी ढांचा की ओर, बुनियादी ढांचा को दोस्तों, तो इसे हम आधारिक संरचना भी इसे कह सकते हैं बुनियादी ढांचा को। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों बुनियादी ढांचा या आधिकारिक जो ढांचा होता है दोस्तों वो क्या करता है, तो दोस्तों ये हमारे अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से एवं अच्छे ढंग से चलाने में मदद करता है। बुनियादी ढांचा या आधारिक ढांचा। ठीक है, आधारिक ढांचा। तो बुनियादी ढांचा कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे कि रोड हो गया, पानी हो गया, रेलवे हो गया जैसे। ठीक है, ये सारे क्या है दोस्तों, दूरसंचार हो गया, ये सारे क्या है, ये हमारे बुनियादी ढांचा है।
लेकिन खाद्य उत्पादन दोस्तों ये हमारे बुनियादी ढांचा के अंतर्गत नहीं आता है। ये दोस्तों जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है खाद्य उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में की बचत में सबसे अधिक भागीदारी होती है। सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र से बचत की भागीदारी होती है, सार्वजनिक क्षेत्र से, घरेलू क्षेत्र से, निगम क्षेत्र से या निजी क्षेत्र से। दोस्तों अगर इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो दोस्तों ये जो बचत है घरेलू क्षेत्र से सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो इसके बारे में बता दूं। देखो दोस्तों सरकार द्वारा, हमारे देश के सरकार द्वारा जो है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कोई ज्यादा ये प्रदान नहीं करती है, कोई ज्यादा सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है। इससे क्या होता है कि जितने भी सारे लोग होते हैं ना, जो कि लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे पैसे सारे इनकम क्या करते हैं, शॉर्ट इनकम में लगा देते हैं। ठीक है, जितने भी शॉर्ट टर्म इनकम वाले सोर्सेज होते हैं उसमें लगा देते हैं, या तो वो जितने भी उनके पास पूंजी होती है वो उन्हें लॉन्ग टर्म किसी निवेश में डाल देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया चाहे कहीं और हो गया, उसे क्या करते हैं वहां पर इसे डाल देते हैं और वहीं से वो इनकम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है इसका कारण कि जो घरेलू क्षेत्र है इससे जो है बचत जो है सबसे अधिक भागीदारी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि संसाधनों के अधिक प्रयोग को कहा जाता है कॉमन्स की त्रासदी। यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ये एक छोटा सा लाइन है कि संसाधनों का अधिक प्रयोग कहा जाता है कॉमन्स की त्रासदी। ये किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, तो ये दोस्तों ग्रेट हॉर्डिंग के द्वारा ये शब्द जो है कहा गया है कि संसाधनों के अधिक प्रयोग को कॉमन्स की त्रासदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि दृष्टिकोण है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं दोस्तों, इसमें से इसका सही जवाब होगा समष्टि दृष्टिकोण। दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कौन है, वो है भारत का मुद्रास्फीति। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात आई है समष्टि दृष्टिकोण, तो समष्टि दृष्टिकोण क्या होता है। तो दोस्तों समष्टि दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर या बड़े स्तर पर अर्थशास्त्र के अध्ययन को कहा जाता है, जिसे समष्टि दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समष्टि दृष्टिकोण कौन है, तो भारत का मुद्रास्फीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्न स्तरीय वस्तुओं की कीमत घट जाए तब उस वस्तु की मांग क्या होगी। अब देखो दोस्तों जब निम्न स्तरीय वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है। ठीक है, काफी ये कॉमन सा क्वेश्चन है। जब आलू प्याज का दाम घट जाता है तो उसकी मांग भी क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। जब सोना चांदी का प्राइस कम हो जाएगा दोस्तों तो उसकी मांग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज को समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो सभी वस्तु जिनकी सीमित एवं दुर्लभ आपूर्ति हो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है विलासत वस्तु या महंगी वस्तु या पूंजीगत वस्तु या डी आर्थिक वस्तु। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों वो सभी वस्तु जिसकी सीमित एवं दुर्लभ आपूर्ति होते हैं उन्हें आर्थिक वस्तु कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक वस्तु उसे कहा जाता है। अब देखो दोस्तों जो आर्थिक वस्तु होते हैं और जो निःशुल्क वस्तु होते हैं, जो फ्री में वस्तुएं मिलती है, वो दोनों काफी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आमतौर पर दोस्तों वो वस्तुएं दुर्लभ एवं सीमित आपूर्ति रखती है, उन वस्तुओं की आर्थिक वस्तु कहा जाता है जो सीमित होने के कारण इन वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है, जैसे कि भोजन, कपड़े, पोषण इत्यादि। ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे जो है परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, तभी आपको भोजन, कपड़े और पोषण ये जो है वो मिल सकते हैं, जिसे आर्थिक वस्तु कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र वो है जो होना चाहिए, इस वाक्य का आशय क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों मानक अर्थशास्त्र के बारे में दोस्तों, तो मानक अर्थशास्त्र क्या है, तो एक आदर्शवादी अर्थशास्त्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस आधार पर कीमतों को निर्धारित की जाती है वो है मांग एवं आपूर्ति, सरकार एवं नियामक, या बाजार में खरीदार, या बाजार में बिकना। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस आधार पर कीमतों निर्धारित करती है उसे कहते हैं मांग एवं आपूर्ति। जिस तरह की मांग होगी उसी तरह की आपूर्ति किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बाजार को पूरे अच्छे से देखा जाता है। अगर मांग बढ़ गई तो आपूर्ति थोड़ा कम कर दिया जाएगा। आपूर्ति इसलिए कम कर दिया जाएगा कि मांग तो बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगी, जिससे कि दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो इस चीज को तो दोस्तों जो है मांग एवं आपूर्ति के हिसाब से दोस्तों यहाँ कीमतों को जो है निर्धारित किया जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पूरक वस्तुओं की मांग को भी मांग को यह भी कहा जाता है। तो पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पूरक वस्तुओं की मांग को दोस्तों संयुक्त मांग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों, पूरक वस्तु वह वस्तु होती है जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जाता है, ठीक है, एक साथ उसका उपयोग हो जाता है। पूरक वस्तुओं की मांग संयुक्त मांग होती है, अर्थात दोनों वस्तुओं की मांग एक दूसरे वस्तुओं की मांग पर आधारित होती है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों कोलगेट, ठीक है, कोलगेट जो होता है दोस्तों वो और ब्रश, ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोलगेट नहीं होगा तो ब्रश की बिक्री नहीं होगी, अगर ब्रश की बिक्री नहीं होगी तो कोलगेट की बिक्री नहीं होगी, ठीक है। अगर दोस्तों हम सब्जी में बात करते हैं, सब्जी में अगर हम आलू और गोभी की सब्जी बनाते हैं, तो अगर गोभी नहीं मार्केट में बिकेगी तो आलू की बिक्री नहीं होगी। प्याज को ले लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हो। जैसे कि दोस्तों घर में बल्ब है तो पंखा भी होना चाहिए, ठीक है, तो उस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पर इंटरेक्ट एक दूसरे को कर सकते हो। जैसे कि पेन और कॉपी को ले सकते हैं, कॉपी नहीं रहेगी तो पेन का कोई काम नहीं, या पेन ही नहीं रहेगा तो कॉपी का कोई काम नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों जो होते हैं पूरक वस्तुएं होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि एक चीज बिकेगी तो दूसरी चीज बिक ही जाना है। जैसे कि एक पैर की जूता बिक रहा है तो दूसरे पैर की जूता भी उसकी बिक जाएगी। जूता जब जो बेच रहा है वो उसके साथ उसकी सॉक्स भी बेचेगा। अगर कोई बनियान बेच रहा है तो वो उसको चड्डी भी बेचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक वस्तु की जरूरत दूसरी वस्तु से ही पूरा हो जाती है, ठीक है। दोस्तों ये था सेट 40 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, काफी बढ़िया है और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 7 बजे रात 9 बजे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। साथ ही दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से रात 9 बजे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।